बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपको एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में वेलकम करते हैं। ये है हिना आदिल और ये है इमरान हसन। जनाब, आपको जुम्मा मुबारक। और जिस तरीके से इमरान हमेशा तलकीन करते हैं कि जुम्मे का रोज़ है, दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़िएगा और आज अच्छा सा दिन गुजारिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज यौम सोग मनाने का फ़ैसला कर लिया है। सरकारी सतह पर जुम्मे के बाद मुल्क भर में इस्माइल हनिया शहीद की जो गायबाना नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का इजलास हुआ और पार्लियामेंट में फ़लस्तीनियों से यकजहती की करारदाद पेश करने का फैसला किया गया है। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी दुआ भी है और आज चूँकि दुआ का दिन भी है, जुम्मे को सैयदुल अय्याम कहा जाता है, तमाम दिनों का सरदार है ये। इस्लामी नुक्ता निगाह से बहुत अहमियत है आज के दिन की। और फिर चूँकि इस्माइल हनिया साहब जो कि जिनको शहीद किया गया था, कल जिनकी नमाज जनाजा हुई थी, आज उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की जानी है। जहाँ जहाँ हो सके उसमें शरीक भी ज़रूर हों और फ़लस्तीनियों के लिए दुआ भी करें। शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल कल ये कहा था कि जो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये दरिंदगी कर रहा है। उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसी सफाकी पहले कभी नहीं देखी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद इसराइल के हाथ नहीं रोके जा सके। उधर अमरीका का एक बार फिर जो दावा है ये सामने आया है कि जी हम इसराइल की हिमायत जारी रखेंगे। जारी बात है वो सामने हो या ना हो, लेकिन वो हिमायत कर रहे हैं और उसी की बेस पे ये सब कुछ हो रहा है। जो नेतन्याहू है उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की बाइडन ने, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वाइट हाउस के मुताबिक इस गुफ्तगू में कैमला हैरिस जो कि अमरीकी सदर की उम्मीदवार भी हैं वो भी इसमें शामिल थी। और इसके साथ साथ जो अमेरिकन न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, इसने दावा किया है कि जो इस्माइल हनिया की शहादत है तेहरान के गेस्ट हाउस में, ये पहले से नस्ब एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए हुई और ये बॉम्ब 2 माह से इस गेस्ट हाउस में स्मगल किया गया था। और जनाब, कंपाउंड नुमा जो गेस्ट हाउस है उसकी सिक्योरिटी पासदारान इनकलाब के पास है और इस्माइल हनिया के कमरे में मौजूदगी की तस्दीक होने पर रिमोट कंट्रोल जो बॉम्ब है वो फाड़ा गया। इमेजिन पासदारान इनकलाब के की स्किल के ऊपर, उनकी अब तक प्रोफेशनलिज्म के ऊपर ये कितना बड़ा सवाल उठ गया है कि 2 महीने से एक बॉम्ब एक इंतहाई हाई वैल्यूड गेस्ट के कमरे में पहले से मौजूद था या इवन उस बिल्डिंग में भी मौजूद था। हाउ कम दे डिडंट सर्च द होल बिल्डिंग बिफोर उनको ठहराया गया वहाँ पे, उससे पहले क्यों इसको प्रॉपर सर्च नहीं किया गया? इट हैज़ अ ग्रेट क्वेश्चंस। और बहुत सारी जो तमाम मुल्क की मुख्तलिफ ममालिक की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो यकीनी तौर पर इस वाक़े से उनके लिए बहुत कुछ सीखने को है कि ये इतना बड़ा वाक़या हो गया और एक एजेंसी को या पासदारान इनकलाब को पता नहीं चला। इसकी भी थोरो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कि क्या हो सकता है कोई इंटरनली ऐसे फैक्टर्स हों जिसकी वजह से ये मामला कामयाब हुआ और पहले इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सका, या फिर वाकई नेग्लिजेंस थी, लैप्स था। इस सारी चीज़ को देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही एक बहुत बड़ा वाकई सिक्योरिटी लैप्स था और सिक्योरिटी फेलियर रहा जिस तरीके से ये ईरान में वाक़या पेश आया। ज़रूर कहा है ईरान ने कि तफ्तीश हो रही है और बताया भी जाएगा डिटेल्स क्या सामने आती हैं। तो जनाब, तब तक के लिए इंतज़ार है। और नमाज जनाजा कल अदा कर दी गई थी तेहरान में और उसके बाद अब ये कहा जा रहा था कि 2 अगस्त को जो उनकी मैयत है उसे कतर दोहा जो है भेजा जाएगा, वहाँ उनकी तदफीन की जाएगी। ठीक है, ठीक है। चले हम और वी ऑलवेज लाइक टू गिव सम पॉजिटिव न्यूज़ इन द मॉर्निंग, बट ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वी थॉट कि आपको इस पर अपडेट चाहिए होगी तो हमने आपको दी। अब थोड़ा सा वापस आ जाइए, अपने मुल्क की तरफ आ जाइए। और कल आपको मालूम है बारिश ने जल थल एक किया, बहुत शदीद बारिशें हुई, 44 साल का रिकॉर्ड टूटा। हमने भी बहुत जगहों पे बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी, फिर हम उस पर बात भी कल करे थे। तो ये कुछ मनाजिर हैं। इवन रात को मैं अपने लिबर्टी चौक जो है इसके मैं साथ ही मुल्का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या इंटेंसिटी है पानी की, थोड़ी सी मैंने गाड़ी टर्न की उस रोड के ऊपर, एंड बिलीव इट और नॉट मैं 10 कदम जाके या 10 मीटर जाके मैंने गाड़ी रिवर्स की उसी तरह से, बिकॉज इतना ज़्यादा पानी उस वक्त भी था, बहुत ज़्यादा पानी था। वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस बात का क्रेडिट ले रही है जी कि शाम तक बेशतर हिस्से जो शहर के थे उसको क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अब थोड़ा सा अगर आपको डिटेल्स बताएं तो लाहौर में जुमेरात की सुबह सवेरे ये बारिश शुरू हुई थी, 8 घंटे से जारी रहे और इसकी जो इंटेंसिटी थी कल मैक्सिमम 360 मिलीमीटर तक भी रिकॉर्ड की गई। पानी का तालाब लग रहा था पूरा लाहौर, ऐसा लग रहा था पानी वाला तालाब। 324 मिलीमीटर बारिश वहाँ पे। निश्तर टाउन, फरुखाबाद 298, जोराबाद 312, जौहर टाउन 312, इसी तरह इकबाल टाउन चौक
262 262 मिलीमीटर, समनाबाद, लक्ष्मी चौक ऑलमोस्ट 200+ मिलीमीटर बारिश, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, जितने भी ये इलाके हैं लाहौर के, यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। और शायद लाहौर का कोई इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी ना। बिल्कुल ऐसा है, और शाहराएं, गली मोहल्ले, हर तरफ कई फुट तक पानी हमने खुद देखा है जनाब, खड़ा रहा। दूसरी जानिब अच्छा, लेकिन मेन गलियां तो क्लियर कर दी गई हैं। हाँ, वो अब तक मेन शाहराएं तो क्लियर हैं जो मुझे नजर आई है। आपके मोहल्लों का क्या हाल है ये नहीं पता, लेकिन मेन रोड्स तो हो गई थी क्लियर, लेकिन गलियों मोहल्लों में अभी भी पानी है। अच्छी कारकर्दगी, फिर कह लें थोड़ा अच्छी कारकर्दगी है। वो क्रेडिट खुद भी ले रहे हैं कि जनाब 7 घंटों की बारिश थी। आजमा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि कुछ ही घंटों में हमने ये सारा पानी निकाल दिया और क्लियर कर दिया। अगर लाहौर के बाद अब बात करें, दूसरी जानिब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, आज़ाद कश्मीर, हज़ारा डिवीजन में भी सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे हैं और गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, डस्का, नारोवाल समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश ने गर्मी और हब्स की जो है ना वो छुट्टी करा दी है। ताहम वही बात है कि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और जो इसके साथ साथ एक और मसला चल रहा था वो बिजली का था। जो फीडर स्ट्रिप हो गए थे उसको बहाल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये परसों रात से बिजली बहुत सारे इलाकों की बंद थी और कल दोपहर तक या शाम तक जाकर बिजली वहाँ पर बहाल की गई। ये जो सारी सिचुएशन है बारिश की, और कहाँ कहाँ पानी खड़ा है, कहाँ कहाँ नहीं है, बड़े शहरों से और कागान नारान में अब भी जो लोग महसूर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें भी कंसर्न है, तो क्या बता दें। तो वी हैव द रिपोर्टर्स विद अस। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ मोहम्मद अकरम कोयटा से ज्वाइन करेंगे, विसाल यूसुफजई पेशावर से होंगे, अफजाल तालिब लाहौर से, आफ्ताब खान कराची से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखते हैं इन तमाम बड़े शहरों की सूरत हाल क्या है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना हमारे शहरी, यानी कि आप लोग किसी मुश्किल में हो और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो कि रिपोर्टर ही दे सकता है, तो हम ना फराम करें, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमने स्पेशली आज अपने रिपोर्टर्स को कहा भाई जाएं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दें। सो हम चारों स्टेशन से कोशिश करेंगे, लेकिन फिल वक्त 3 स्टेशन तो हमारे साथ हैं, कोयटा, पेशावर एंड लाहौर। अफजाल भाई, मोहम्मद अकरम एंड विसाल यूसुफजई, सुबह खैर आप तीनों को। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही है। मैं सबसे पहले, जो कि लाहौर में तस्करा ज्यादा रहा है तो आज अफजाल साहब की लीड बनती है, हम लाहौर से स्टार्ट करें। अफजाल भाई, लाहौर क्लेम करिए गवर्नमेंट के हमने मैक्सिमम इलाके क्लियर कर दिए हैं, मेन शाहराएं जो हैं खासतौर पे वो तो मुझे भी नजर आई आते हुए, लेकिन आप हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्या वाकई लाहौर में जो कल एक बहुत ज्यादा पानी आया क्लियर किया गया है, सूरत हाल क्या है, तफसीलात क्या है आपके पास? अफजाल साहब। बारिश हुई तकरीबन 7 से 8 घंटे, उसमें चूंकि बारिश का इस कदर ज्यादा हुई कि 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। वैसे तो 2005-6 में भी एक बारिश हुई थी जिसमें 610 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन कल जो है वो 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कम वक्त में सबसे ज्यादा बारिश होने का 44 साल रिकॉर्ड जो है कल टूटा। इस हवाले से लाहौर शहर जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि तमाम जो शहर है, गलियां, शाहराहें हैं और बल्कि लोगों के घर में तक पानी चला गया और एक तालाब का मंजर पेश करता। तो इस हवाले से शहरियों को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस हवाले से अगर मैं बात करूँ वासा की, तो वासा एक हकीकत जो है वो हुकूमत के सामने भी, आम लोगों के सामने भी आना चाहिए कि वासा जो लाहौर है, लाहौर जो तकरीबन जो है वो 1250 किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है लाहौर शहर। इसमें जो वासा का जो कंट्रोल एरिया वो 2.5 और तकरीबन 250 किलोमीटर एरिया है, जबकि 1000 से किलोमीटर जैसे एरिया जहाँ वासा का कंट्रोल नहीं है। अच्छा। तो उस हवाले से वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बिल्कुल जरूर देखा जा सकता है। लेकिन उसके अलावा आज चूंकि भी वासा ने जो है प्रेजेंटेशन हुकूमत पंजाब को दी, उसने कहा चूंकि इसके लिए कम से कम 200 अरब से ज्यादा पैसा चाहिए लाहौर शहर में तमाम सीवरेज सिस्टम लगाने के लिए। अच्छा। अब चूंकि बारिश का बढ़ती वजह हम ये अगर बात करें कि शहर में किन इलाके में पानी था, मैं कहता हूँ लाहौर में कोई जगह ऐसी थी नहीं जहाँ पानी की जरूरत चल रही। अभी मेरे सामने कैमरा में दिखेगा, पार्क में खड़े हैं जहाँ पे सुबह लाहौर के तमाम पार्कों में पानी इस टाइम मौजूद है और पानी का इंसान नहीं हो सका। लेकिन मेरे पीछे जो कैमरा में दिखाएगा वो दिखाएगा कि यहाँ पे इस वक्त पूरा जो है पूरा पार्क जो है वो कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी खड़ा हुआ है। अब अच्छा, उस वाले से जैसे आपने कहा मेन शाहराह पे जो है काफी हद तक जो है। जी सर, आप ये कह रहे हैं कि सड़कें क्लियर नहीं हुई या हो गई हैं, जरा वाजे करें। नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि लाहौर के शहर की जो मेन शाहराहें हैं, जो वीवीआईपी जिसमें लाहौर के गुंजान एरिया है, उसकी सड़कें क्लियर, लेकिन उसके अलावा इलाकों में बेशुमार सोनाबाद की बात करूँ, सोनाबाद ठीक है। विसाल, जरा कर लेते हैं, जान लेते हैं विसाल यूसुफजई मौजूद हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है। विसाल बताइएगा, लाहौर का तो कल शाम तक बड़ा बुरा हाल रहा, हर तरफ पानी था, बिजली नहीं थी। पेशावर की क्या सूरत हाल है, कितनी बारिश हुई, मैक्सिमम यहाँ पर कितना रिकॉर्ड किया गया, KPK में कितने मिलीमीटर बारिश हुई?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछले 3 दिन से जो बारिशें हुई वो बहुत ज़्यादा हुई और जैसा कि ख़बरों में देखा गया है कि जो उड़िया खान है, चतराल है या दीगर जो अजला है, अगरचे पेशावर में इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन जो दीगर अजला है, चतराल है, उड़िया खान है, हज़ारा है और दूसरे अजला है, बटाबाद है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और बारिशों के नतीजे में तकरीबन 24 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें 6 अफराद मर्द और 6 ख़वातीन, इसी तरह 12 बच्चे भी इसमें शहीद हुए, जाँ बहक हुए। और जो मुख्तलिफ इलाक़े हैं उनमें बारिशें ज़्यादा होने की वजह से उनका राब्ता अभी मुनक़ता हो गया है और सैलाब की वजह से वो राब्ता पुल भी बहा के ले गया है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पिछले 3 दिन से करना पड़ा और बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। अभी हालात नॉर्मल हो गए हैं। एग्जैक्टली कौन-कौन से इलाके हैं जानिब से और कौन-कौन से इलाके हैं जहाँ पे ये राब्ता पुल टूटे हैं या राब्ता मुनक़ता हुआ है, और क्या कोई नंबर्स हैं आपके पास ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कितनी तादाद में सयाह हैं जो कि इस तरफ से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि KPK से नहीं और वहाँ फंसे हैं, कुछ इनके बारे में बताइए। सयाहों के बारे में लोग बहुत कंसर्न हैं। जी बिल्कुल, जो चतराल का इलाका है वहाँ पर भी बहुत सारे इस तरह इलाके हैं जहाँ पर राब्ता पुल सैलाब बहा कर ले गया है। अच्छा। इसी तरह दीर में भी इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर राब्ता पुल जो है वो बहा कर ले गया है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। इसी तरह वहाँ पर ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जो सियाह है वो भी फंसे हुए हैं और जो ज़िली इंतज़ामिया है उनको बाकायदा उनको निकालने में मसरूफ़ है। फ़िलहाल तो इसी तरह कोई वाक़या नहीं हुआ है, लेकिन जो ज़िली इंतज़ामिया है या प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो उन इलाक़ों में जो कार्रवाइयाँ है, जो काम है वो कर रही है और सियाहों को मुंतकिली भी जारी है। जी ठीक है, कोई टाइमलाइन दी गई है कब तक ये सियाह सारे वहाँ से मुंतकिल कर लिए जाएंगे, और मुंतकिली के लिए मीडियम का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? पुल तो टूट गए हैं, उनको इवैक्यूएट कैसे किया जा रहा है वहाँ पे सियाहों को? वहाँ पर जो रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वो उनको इवैक्यूएट कर रही है और इस तरह मुख्तलिफ कश्तियों से भी उनको निकाला जा रहा है, लोगों को कश्तियों से भी वहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये काम अभी जारी है और इनको एक दिन में मुंतकिल किया जाएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। कोयटा का रुख अब कर लेते हैं। मोहम्मद अकरम हमारे साथ कोयटा से मौजूद है। कोयटा की क्या सूरत हाल है मोहम्मद अकरम? कौन कौन से इलाकों में पानी जो है अब भी जमा है और मैक्सिमम कितनी बारिश यहाँ रिकॉर्ड की गई? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिना। ऐसा है कि अगर हम कोयटा शहर की बात करें तो यहाँ 2 रोज़ कबल जो है हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं हुई जिस तरह से ओवरऑल सिचुएशन पूरे मुल्क की है, जैसे KP की या लाहौर की या पंजाब की है। कोयटा के अलावा जो है अगर हम पूरे बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर जो है लसबेला, हब, उथल, शाहरग, कल्लात, हरनाई, सिब्बी, ढाडर, इन इलाकों में जो है ना बारिशों और सैलाबी रोलों ने जो है लोगों को बड़ी बुरी तरह से मुतासिर किया है। लसबेला में गुज़िश्ता रोज़ जो है ठीक ठाक बारिश हुई है, वहाँ पर जो है ना बारिश की वजह से लोग नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए थे और आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक चरवाहे की 77 भेड़ बकरियाँ जो है वो हलाक हो गई थी। कल्लात का इलाका बुरी तरह से मुतासिर हुआ था, वहाँ पर जो है एक बच्ची सैलाबी रेले में बह गई और इसके साथ साथ जो है हरनाई, जो कि कोयटा खसूसन बलूचिस्तान का जो है ना एक इंतहाई तफरीही मकाम है, पहाड़ी मकाम है, वहाँ पर जो है एक शख्स जो है ज़िंदगी की बाजी सैलाबी रेले में जो है बह गया, उसके हार गया। इसी तरह से अगर हम बात करें कि दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो है ना ये सब लोग अपने आप के ऊपर ही हैं या कोई सूबाई हुकूमत, ज़िला हुकूमत भी एग्जिस्ट करती है? देखिए आपने। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों जो कमिश्नर कोयटा ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी रखी थी और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जो मानसून की बारिशें हैं जो कि अगस्त में होंगी, तकरीबन 1 हफ्ता पहले उन्होंने ये ब्रीफिंग रखी थी और उन्होंने कहा था कि जो बारिशें होंगी उसके लिए हम लोग मुकम्मल तौर पर जो है फ़ाल हैं, अलर्ट हैं। PDMA को अलर्ट कर दिया गया है, इस हवाले से जितने भी इकदाम हैं, मशीनरी जो अलर्ट कर दी गई है, लेकिन तमाम सूरत हाल अभी तक जो है ना कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। PDMA के हुकाम ने अपनी तौर पर जो है ना मशीनरी मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचा दी है, इकदाम करने के लिए जो है ना जो उनका अमला है उन्हें भी वहाँ पर पहुँचा दिया, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन तस्वीर वो नजर नहीं है ओवरऑल जो बयान किया गया था जो हमारे सामने रखी गई। अकरम भाई आपकी इजाजत से जरा मैं आगे आफ्ताब साहब के पास जाता हूं। द कूल सिटीज, आई वुड कॉल इट सिटी ऑफ लाइट्स, कराची आर वेरी बिलवड, लेकिन हालात में सबसे खराब आई मस्ट से कराची की बात करते हैं। आफ्ताब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप बताइए आपके पास कराची को लेकर ताज़ा तरीन क्या है? यही कुछ है या कुछ अलग मंजरनामा?
जी देखिए, जो लाहौर की सूरत हाल अभी हमारे साथी रिपोर्टर ने बताई, उस तरह की बारिश तो कराची में नहीं हुई, लेकिन जो 14.6 मिलीमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा कैदाबाद में रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अगर इस बारिश के नतीजे में हम अगर इस असरात की बात करें तो कई इलाके जो है जिसमें गुरु मंदिर से MA जिना जाने वाली सड़क है वो कल हमने देखा कि वो ज़ेर आब आ चुकी थी। उसके अलावा कश्मीर रोड जो है वो ज़ेर आब आ चुकी थी। और ये मंज़र भी हमने देखा कि एक 80 साला बूढ़ा जो है वो एक अंधे घड़े में जो है वो गिर गया और उसकी वजह से ये तो एक इनफरादी वाक़या है, लेकिन शहर में किस जगह पर कितनी जगहों पर इस किस्म के वाक़यात हुए होंगे। अभी जो एक सिस्टम आ रहा है वो खलीज बंगाल से बोरा रब और उसके बाद जो है वो आज सिंध में दाखिल होगा और उसके नतीजे में कल से जो है कराची में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। आफ्ताब साहब, लाहौर में मौसमियात की जानिब से जो पेश गोई एक तो आप उसके मुकाबले में बहुत ही कम बारिश हुई है, से ज़्यादा ताकतवर लाहौर के मुकाबले में तो कराची में बहुत ही कम बारिश हुई है, लेकिन हालात कुछ अलग दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि लाहौर में अभी तक भी जिन जगहों पे पानी है वहाँ पे बड़े बड़े वाटर पंप्स लगा के उसको वहाँ पे पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है और बहुत सी जगहों को क्लियर भी किया गया। यानी कि मशीनरी हमें बहुत जगहों पे नजर आ रही है, कम से कम मेन एरियाज में। लाहौर में, कराची में मशीनरी लगाई गई है वाटर पंप्स के जरिए। जो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जिन इलाकों में है पानी निकालने के लिए कुछ हो रहा है, वहाँ पे आपको नजर आया? देखिए, कल एक अलर्ट जारी किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसमें तमाम इदारों को, यानी जो भी इसके जिम्मेदार हैं ग्राउंड के ऊपर, उनको जो है वो अलर्ट किया गया। लेकिन अब तो सिस्टम सर पे आ चुका है। अब मैं अगर अपने ज़ाती मुशाहिदे की बात करूं तो सोल्जर बाज़ार का जो नाला है उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई नाला साफ़ हो रहा हो। इसके अलावा अगर हम CBC यानी क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड या DHA की बात करें तो वहाँ चूँकि एक स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ तो उन्होंने एक हमें ब्रीफ दी है कि वो उन्होंने ग्राउंड के ऊपर इंतजाम किए हैं, लेकिन बाकी मानदा शहर में हमें इस किस्म के इंतजाम कतई तौर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर ये सिस्टम जो है पिछले से जो है वो अगर जो कि आज दाखिल हो रहा है, ये अगर ज़्यादा शिद्दत का साबित होता है तो फिर जो है वो शहर का वही हाल होगा जो माजी में हम देखते हैं। अल्लाह करम रखें, क्योंकि आसरा अल्लाह का ही है। हुकूमत दिन आ रहना लोगों ने बस यही कहना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आरो साहिबान का, थैंक यू वेरी मच, आपने आगाह किया। कराची के बुरे हालात हैं, कराची की हुकूमत कुछ थोड़ा सा लाहौर की हुकूमत या पंजाब की हुकूमत से सीख ही ले, मतलब बुरा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा है। ट्रस्ट मी, जस्ट कम ओवर द स्ट्रीट, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने की कि हुकूमत है। लोग बिल्कुल बेयारो मददगार हैं कराची में, आप हालत बिल्कुल ऐसे। और वहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हुई। लाहौर में तो रिकॉर्ड टूटा है ना 44 ईयर्स का, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं हुई, मैक्सिमम 13 मिलीमीटर हुई है DHA फेज 2 में। तो उसके बाद भी जनाब पानी खड़ा है और हालात बुरे हैं। वैसे देखने वाली बात है, बिल्कुल ऐसा। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। कुछ सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ PTI रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बुलाने जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से रब्ते होंगे और असद कैसर ने कहा कि उन तमाम जमातों को बुलाएंगे जो रजीम चेंज के खिलाफ हैं, जो सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं। हम उनको इकट्ठा करेंगे, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। असद कैसर का मजीद कहना था कि हम जमात इस्लामी के धरने और मुतालिबात की हिमायत करते हैं। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं करेंगे। मगर जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, वो अपने एक बयान में ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्या अपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को घर भेजने में कामयाब होगा? इस पर हमने बात करनी। इसके साथ साथ बात करेंगे अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि फौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, फौज ने 2 टोक कहा है कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहती है। फौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है, इसलिए फौज को सियासत में मुलविस करना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी कहा उन्होंने। मजीद उन्होंने कहा कि जो बानी तहरीक इंसाफ हैं वो बताएं कि फौज से किस बात पर मुज़ाकरात करने, उन्होंने एजेंडा बताएं। बानी PTI फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं।
तस्लीम करते हैं कि GHQ पर एहतजाज उनका मंसूबा था, उनका तर्ज सियासत तजादात से भरा है। वो एक तरफ सिविल बालादस्ती और साथ ही फ़ौज की मुदाखलत की दावत देते हैं फ़ौज को। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उसे घोड़े पर सवार करके वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाए। इदारे जब समझेंगे तब PTI पर पाबंदी का फ़ैसला लेंगे। और इस पर मज़ीद क्या डेवलपमेंट है इस स्टेटमेंट को लेकर, इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। विद दैट जो तहरीक इंसाफ अब कंधा ढूंढ रही है एहतजाज के लिए, इस पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, उनसे राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने पिछले कम से कम 5-6 महीनों में वो लीडरशिप तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर है, कोई इफेक्टिव ऑपोजिशन एहतजाजी सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी। आई बिलीव दे कुड एटलीस्ट मेक एन इम्पैक्ट, या कम से कम एक कोशिश कर सकते थे। और फिर उसका इम्पैक्ट हमने ये देखा है कि उनका जो एक आम वोटर है या सपोर्टर है वो बाहर की लीडरशिप से नाला नजर आता है दोनों पॉइंट्स के ऊपर। एक तो एहतजाजी सियासत को लेकर, या उनके वो लोग जो जेलों के अंदर हैं, इवन टॉप लीडरशिप उसको बाहर निकलवाने के लिए, अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब ये जो ग्रैंड अलायंस की बात तहरीक इंसाफ कर रही है, ये भी महज एक स्केप है इस करंट सिचुएशन से कि अच्छा वो बनाएंगे फिर देखेंगे। आपको लगता है कि अब कोई कलीदी अमल होने वाला है एहतजाज के तौर पे PTI की तरफ से? पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें तो इसमें एहतजाजी सियासत कभी भी कामयाब नहीं हुई, और पाकिस्तानियों की कोई तारीख नहीं है एहतजाज करने की। हम लोग छोटा मोटा तो कर लेते हैं, जलसा जुलूस कर लिया, 1-2 रोज को कोई स्पिरिट ऑफ एक्टिविटी हो गई, लेकिन ऐसी कभी तहरीक पाकिस्तान में नहीं चली कि जो रिजीम को, हुकूमतों को गिरा दे, मुस्बत बना दे। ये हमारी तारीख नहीं है। गालिबन साउथ एशियंस में हमारे खित्ते का मिजाज नहीं है, बांग्लादेश का ये मिजाज है, लेकिन हमारा ये मिजाज नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो इलाकों में बाज़ जगह पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन एहतजाज वो जो आप क्लासिकल सेंस में कह रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस की, वो हमारा नहीं होता। तो उसमें वो PTI अगर कामयाब नहीं हुई तो कोई भी जमात आज तक तारीख में कामयाब नहीं हुई। और दूसरी बात ये सवाल है कि क्या PTI ने एहतजाजी सियासत की किस हद तक जो है संजीदगी के साथ अपने आप को कमिट किया? तो मेरे ख्याल में नहीं किया है उन्होंने कोई कमिटमेंट का इजहार नहीं किया कि हमें एहतजाजी सियासत करनी, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है। तो एक तो बिल्कुल हमें इस बात पे क्लियर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि पाकिस्तान में जब भी तब्दीली आई है, वो तब्दीली आती कि जब कहते हैं ना हिज़्ब इख्तिलाफ या कोई इदारा, इनके फौज मिल जाती है, या फौज और खुदा आपका भला करे अदलिया मिल जाती है, तब हमारे यहाँ चेंज आता है। तो अभी उसके मतलब इशारे मिल रहे हैं, लेकिन वो चीज अभी पाए तकमील तक नहीं पहुंची है, और इसलिए भी आप समझ सकते हैं। लेकिन तीसरी और अहम बात यह है कि PTI को जो मैं कहूँगा, उस पर आप बहुत सारी इनकी स्ट्रेटेजी में हम खुद उस पर तनकीद करते हैं, उसमें कमजोरियां हैं, लेकिन उनको एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहते हैं ऑपोजिशन को जिंदा रखा हुआ है। अगर वो मतलब क्योंकि वो हार नहीं मान रहे, तो यही उनकी एक तरह की जीत है। मतलब वो मैदान लेकिन में ये जो आपने एहतजाजी सियासत वाला आमिर साहब नुक्ता बताया, परवेज मुशर्रफ ने वर्दी एहतजाजों के बाद ही उतारी थी, बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद उतारी थी, नहीं उतार रहे थे, इलेक्शंस भी करे। फिर जजेस रिस्टोरेशन मूवमेंट जो चली थी वो भी एहतजाज के नतीजे में ही चली थी, बहुत बड़ी, आपको याद है, लॉन्ग मार्च की सूरत। मैं आपको अर्ज करूं, मैं आपको जो हमने उस जमाने में रिपोर्टिंग की हमारी उम्र थी और हम बहुत एक्टिवली कवर कर रहे थे इस चीज को, उसमें जब तक अंदर की इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना होती उस वक्त तक नहीं होता। उसमें भी देखें ना कि अदलिया ने लीड किया था। मैंने जो वही बात की ना कि अदलिया जो थी वो खिलाफ खड़ी हुई थी ना उस चीज के, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना सर डाला, और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस जमाने में जरा अपने आप को पुल बैक किया उस चीज से। और उसके ऊपर कियानी साहब के उसके ऊपर सवाल होता है कि कियानी साहब का क्या किरदार था, कितना कमिटमेंट था बतौर उनका उस पूरे उसके अंदर। तो वो तारीख का हिस्सा है, और मेरे ख्याल में वो जल्द कभी मंजर आम पर ऑफिशियली भी आ जाएगा। तो आमिर साहब, उसको आप उसमें नहीं कह सकते कि जी मुशर्रफ साहब पे जो दबाव था वो अमेरिकन दबाव था, मुशर्रफ साहब पे जो दबाव था अपने इदारे का दबाव था, वो लोगों का, सड़कों का दबाव नहीं था। ठीक है, तो आमिर साहब अगर बनता है ये ग्रैंड अलायंस जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिक्र कर रही है, वो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे, अगर बनता है तो कौन कौन सी सियासी जमातें देख रहे हैं इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा? जो भी इस वक्त हुकूमत से बाहर है और उनको शिकायत है, वो तमाम की तमाम उसका हिस्सा बन सकती है। हमारे यहाँ डिस्कॉन्टेंट यानी कि जो बेइत्मीनानी के बहुत सारे इशारे हैं। बलूचिस्तान के अंदर ऐसी जमातें मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जमातें मौजूद हैं, खुद सिंध और पंजाब में है कि जो इस पावर मैट्रिक्स से बाहर हैं। तो लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि कलीदी किरदार जो होगा वो PTI का ही होगा, और PTI को सहारे मिल जाएंगे छोटी पार्टियों के कि वो अपने आप को मतलब सामने रख सके। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज़ादी की तहरीक में पीपल्स पार्टी वाज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, मजदूर किसान पार्टी, कौमी महाज आज़ादी, मुस्लिम लीग क़य्यूम और छोटी मोटी जमातें, वो सिर्फ मतलब तांगे वाली पार्टियां थी, लेकिन होती थी, उनकी कुर्बानियां थी अपनी जगह के ऊपर, ठीक है। लेकिन मेन पार्टी थी, बड़ी पार्टी जो थी वो पीपल्स पार्टी थी, और पीपल्स पार्टी को
और नसरुल्लाह साहब की भी पार्टी थी, PDP पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, कि जिसकी वजह से उनके गिर्द एक थोड़ा सा सपोर्ट बेस बन गई थी मार्शल रजीम से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर भी अगर अशद भाई साहब आ जाते हैं, मौलाना फजल रहमान आ जाते हैं, कोई बलोच नेशनलिस्ट आ जाता है, कोई सिंधी कॉन्फ्रेंस आ जाता है, कोई और जमातें आ जाती हैं, फिर लेकिन PTI को सोचना चाहिए कि वो इस हुकूमत इत्तेहाद में क्या फीचर्स डाल सकते हैं, उसमें तक़सीम डाल सकते हैं। एक बात तो तय है, इस वक्त चीजें इत्मीनान बख्श नहीं है। हुकूमत की जो हार है वो ये है कि वो PTI को डिसमेंटल नहीं कर सकती। मैं आज अखबार में अगर आप डॉन मुलाहिजा करें, उसमें बड़ा एक कोटेबल कोट है जावेद जब्बार की कल किताब की तकरीब रुनुमाई हुई। तो जी 8 फरवरी के इलेक्शन जो था वो तारीख साज है, मैं आजाद तर्जुमा कर रहा हूँ, ये तारीख साज इलेक्शन है इसलिए कि हर इलेक्शन में, हर इंतखाब में सियासी जमातें और उम्मीदवार जो हैं वो वोटर्स को ढूंढते हैं। 8 फरवरी पहला इलेक्शन था कि जिसमें वोटर्स ने पार्टी को ढूंढा और इलेक्शन कमीशन ने वो जो अजीब व गरीब किस्म के सिंबल दिए थे उन्होंने जो है अपने मतलब का सिंबल तलाश करके वोट डाला। तो बड़े मजे का मुझे अच्छा लगा ये कोट अंग्रेजी में पढ़ेंगे आप। अच्छा आमिर साहब, चूंकि इससे पहले वो बड़ा अहम नुक्ता था, मैं चाहता हूँ जरा उसमें मैं मजीद आपसे बात करूँ। आपने कहा कि जब तक इंटरनल कोई इंस्टीट्यूशन मुहर्रिकात नहीं होती तब तक कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती पावर सेक्टर के अंदर, यानी कि अंदर से कुछ होता है। और आपने इस मामले में खयानी मुशर्रफ एग्जांपल भी दी कि वहां पे इंटरनल कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बाद मुशर्रफ साहब गॉट प्रेशराइज्ड एंड थिंग्स वर हैपेंड। तो इस वक्त फिर हम आप ये भी कहने की कोशिश करें इस तराजुर में कि तहरीक इंसाफ को इंटरनली उस पावर सेक्टर से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, सीइंग द सिचुएशन जिसमें उनके बड़े बड़े केसेस खत्म हुए हैं रिसेंटली, उनको उनकी सीट्स वापस मिली है, ऐसी प्लीज भी उनकी एक्सेप्ट हुई हैं जो उन्होंने की नहीं कोर्ट के अंदर। इसके बावजूद फिर हम, क्योंकि लगाया तो अंदाजा ही जा सकता है ना, आपको मालूम है कि हम 20 साल पहले की बात करें, लेकिन अभी भी आपने कहा कि शायद कोई ऑफिशियल वर्जन भी इस पे आ जाए, तो ऑफिशियल वर्जन तो सालों बाद आते हैं, लेकिन हम जो मुहर्रिकात होते हैं उनको देखते हैं और ये मुहर्रिकात हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी फेवर में भी तो है। जा सर, अदलिया की ये तो सबको पता है ना कि हुकूमत अदलिया से खुश नहीं है, और अदलिया से इसलिए खुश नहीं है कि अदलिया उनकी मर्जी के, उनके हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं दे रही। तो ये हमारी बड़ी खुशाइन बात है कि अदलिया अपने आप को एसर्ट कर रही है, और ये मतलब पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए और निज़ाम के लिए एक खुशबख्ती की अलामत है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये, क्योंकि अच्छा एक लफ्ज हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं कि जी रिलीफ दे दिए। रिलीफ जो होते हैं कोई आप नाजायज चीज दे रहे हैं, बिला वजह कोई एहसान कर रहे हैं। बात क्योंकि अदालतें इंसाफ करती हैं, अदालतें रिलीफ नहीं देती हैं, अदालत इंसाफ करती है, फैसला करती है, कहती है जी ये केस है, उसमें ये मतलब उसका मुनसिफाना फैसला जो है वो ये होना चाहिए। तो रिलीफ का वक्त हमारे यहाँ ये डील का जो लफ्ज है बड़ी अजीब व गरीब हालात में प्रिटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूँ कि PTI को इंसाफ मिले, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन का पार्टीजन रोल है, दुनिया को पता है, दुनिया को पता है कि जी एक मेजर पोलिटिकल पार्टी से आपने बल्ला छीन लिया, उसका सिंबल छीन लिया, आपने प्रेशराइज किया, आपने उसके मतलब है उसके सिंबल को छीन लिया, तो और तमाम तस्वर के बावजूद उन्होंने 8 फरवरी में अच्छी कारकर्दगी। वो इंसाफ नहीं था ज़िया साहब आपके ख्याल में? वो जो बल्ला छिना कोर्ट, तो वो भी कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और फेयर बेसिस पे बकौल उनके था, वो इंसाफ नहीं था। कोर्ट खुद कह रही है ना कि उसकी इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। अभी तो आप कोर्ट से पूछे जाके, कोर्ट अपने फैसले के मुताबिक कह रही है ना कि इलेक्शन कमीशन पे मलबा डाल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का पार्टीजन रोल है, ठीक है ना। अच्छा उसमें आप हमारी पाकिस्तान की सियासत में केड़ापन लेकर आ गए बहुत बड़ा। उसी तरह दूर होगा कि आप मेजर एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को बाहर नहीं रख सकते सियासी अमल से, अगर करेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा। PTI का नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा, तो उनको आने दें उनको। अब देखिए ना हमारे यहाँ कानून साजी क्या हो रही है, कानून साजी जाती फायदे के लिए होती है, खानदानी फायदे के लिए होती है, सियासी हदफ के लिए होती है। नैब के कवानीन याद करें, और आज जो इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम की कोशिश कर रहे हैं, जो कर देंगे, मेजोरिटी है इनके पास, कि जी PTI को बाहर रखा जाए। जब आप इस तरह का मनफी सियासत करेंगे, आप गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, तो मुल्क में कैसे अमन उमान होगा? मुझे पता है मुल्क का मसला, हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं, हर जगह पे दहशतगर्दी हो रही है, और हुकूमत का फोकस है कि PTI का गला दबा दिया। तो आमिर साहब क्विकली एंड में मुल्क के हालात का आपने जिक्र कर दिया, तो ये जो जमात इस्लामी का धरना चल रहा है महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, को लगता है कि किसी तरह से इसका कोई इम्पैक्ट होगा और आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दिलवा सकेगा? देखिए हुकूमत बहुत ज्यादा एक फिक्स में है, मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, उसके लिए फिस्कल स्पेस नहीं है कि वो आवाम के लिए कोई टैक्स में एकदम कमी कर दे, बिजली की कीमतों में कमी कर दे। हाँ अगर हुकूमत जो है और जिसको करना चाहिए किफायत शारी करे, किफायत शारी देखें, एक नालायकी देखें कि इन्होंने ऐवान सदर से लेके वज़ीर आज़म हाउस सबके खर्चे बढ़ा दिए, पार्लियामेंटेरियंस के खर्चे बढ़ा दिए, हुकूमत ने अपनी मतलब मराद में इजाफा कर दिया, अपने खर्चे बढ़ा दिए। भाई गरीब मुल्क है,
तो आप उसको खर्चे कम करें, खर्चे ही तो नहीं कम करें, हमारे खर्चे बढ़ाए जाए। जैसा मेरे पास टाइम बहुत कम, एक बड़ा अहम सवाल है, मैं आपकी इजाजत से कतई कलामी की माजरत, बस वो 30 सेकंड्स में। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने दोबारा एक तस्करा कर दिया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक रहे हैं जनरल फैज, हर चीज में उनका तस्करा आ जाता है, घूम घूम के पता नहीं क्या क्या करते रहे। तो कल फिर उनका तस्करा आ गया, नून लीग की पॉलिटिक्स को लेकर आ गया या लाया गया, आई एम नॉट श्योर। आप इस पे क्या कहेंगे जो स्टेटमेंट उन्होंने दी? एक तो ये नफी होती है कि इस बात की कि जो नून लीग दावा करती रही है कि जी उन्होंने जो तब्दीली लेकर आए थे जमहूरी अंदाज में लेकर आए थे, सबको पता है कि उसमें इदारों की हिमायत हासिल थी, और वो गलत या सही वो एक अलग बात, लेकिन इदारे की हिमायत हासिल थी। और अब भी अगर इमरान खान कहते हैं मैं इदारे से ही बात करूंगा तो कोई गलत बात नहीं कहते, क्योंकि उनके खिलाफ भी इदारे ही इस्तेमाल हुआ था। और अगर वो कहते हैं मुझे अगर जगह बनानी है अपने लिए तो मैं इदारे से बात करके ही बनाऊंगा, तो एक मैं समझता हूँ लेजिटिमेट उनका डिमांड है, क्योंकि हुकूमत तो बेनिफिशरी है ना पीटीआई पे मुसीबत की। अगर पीटीआई की मुसीबतें कम हो जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो फिर तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा नून लीग को। इनके बारे में जो रिपोर्ट्स आई तो मतलब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए थे अपना बेगम राशिद से, तो भाई ये लोग तो मतलब एक जी राशिद साहिबा से, तो आप ये देखिए इस पे कैसा इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस सारे अमल में जो अफसोस बात यह है कि हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी के की जो लोग होते हैं, डिसीजन मेकर्स, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अगर बाद में आपने इदारों की बुराइयां करनी होती हैं तो जब आप पावर में होते हैं आप क्यों इस्तेमाल होते हैं? हो सकता है आप अब भी हो रहे हों, हो सकता है पहले भी हुए हो, तो आप क्यों होते हैं? आप अपने आप को सियासी तौर पे ऐसा रखिए ना कि कल आपको आके अपनी ही स्टेटमेंट्स की तरदीद ना करनी पड़े या माजरतें ना करनी पड़े कौन से। खैर, इस पर हम बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको पता है नोमोफोबिया क्या होता है? नहीं पता, मुझे भी कम पता है। आपको बताते हैं कि नोमोफोबिया क्या होता है, देखिए जरा। अच्छा, बात भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। नोमोफोबिया क्या है? नो मतलब नो, मो मोबाइल, फोबिया खौफ, नो मोबाइल फोबिया। सो नो मोबाइल फोबिया पर बात करने से पहले कुछ दिलचस्प शुमारियात हैं, उस पर नज़र डालते जाइए। दुनिया की जो आबादी है उसमें से 3.5 अरब अफराद, तकरीबन आधी आबादी के पास स्मार्टफोन्स हैं। नंबर 2 ये कि 3.5 अरब अफराद का जो 58% है, 58% लोग ऐसे हैं जो जागते हुए उनकी ज़िंदगी में 1 घंटा ऐसा मुसलसल नहीं गुजरता जिसमें कि वो अपना फ़ोन चेक ना करते हों। एक स्टडी में ये बताती है कि एक फ़र्द जो है वो एक दिन में 2617 दफ़ा स्मार्टफोन को टच करता है और 150 दफ़ा उसको अनलॉक करता है। इसी स्मार्टफोन जो रखते हैं लोग 3.5 अरब अफराद, इसमें से 71% वो लोग हैं जो कि सोते हुए भी फ़ोन साथ रख के या अपने तकिए के नीचे यानी या करीब तरीन रख के सोते हैं। इसमें जो अलार्मिंग चीज़ है वो बच्चों के हवाले से है, क्योंकि 7 साल की उम्र के बच्चों की जो गालिब अक्सरियत है उनके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है। तो ये ऑफकोर्स उनके मेंटल, फिजिकल, सोशल और उनकी स्टडी के हवाले से, लर्निंग के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। इन पर भी बात करेंगे कि डिजिटल वेलनेस क्या होती है। लेकिन एक और स्टडी का हवाला देता जाऊँ कि जो कपल्स हैं, 75,000 कपल्स पे एक स्टडी हुई, 75,000 शादीशुदा जोड़ों पे, और मालूम हुआ कि 71% जो हैं उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि उनकी रिलेशनशिप जो है उसमें एक डिस्टेंस या वो एक दूसरे को वो वक्त नहीं दे पाते इस टेक्नोलॉजी की वजह से। जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान कौन है वो ये है कि, और ये भी ऑफकोर्स हमें स्टडीज़ बताती हैं कि इंसान के साथ आई कांटेक्ट का जो दौरानिया है वो कम हुआ है। यानी और आप अपने इर्द गिर्द देख लें, जहाँ पे 3 दोस्त बैठे हैं, 4 दोस्त बैठे हैं, ये हमारे माशरे का अमूमी मंजर है, पूरी दुनिया में मंजर है कि जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे किसी रेल का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी जगह पे बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि एक ही मंजर है कि वो स्मार्टफोन, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, किसी भी जगह पे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो मोटरसाइकिल चलाते हुए भी स्मार्टफोन जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे मसाइल को जन्म दे रहा है। सो नोमोफोबिया क्या है? नोमोफोबिया जो है नो मोबाइल फोबिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप
से आपका मोबाइल जो है उसका एक डिस्टेंस हो, यानी आप घर छोड़ के आ गए हों या आपसे आपका स्मार्टफोन थोड़ी देर के लिए ले लिया जाए और आप एक खास डिस्टेंस पैदा हो जाए, तो उसके नतीजे में वो अदम इत्मीनानी जो आपके अंदर पैदा होगी, अब उस अदम इत्मीनानी की क्या शरह है, ये आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपना तजिया कीजिए कि वो किस कदर अदम इत्मीनानी, और उस वक्त तक वो अदम इत्मीनानी अगर दूर नहीं हो रही, जब तक कि फ़ोन दोबारा से आपके हाथ में नहीं आ गया, तो इसको नोमोफोबिया कहते हैं। अपना तजिया कीजिए कि क्या कहीं आप नोमोफोबिया का शिकार तो नहीं है और किस हद तक हैं, और जितना आप उसका शिकार होंगे और जिस हद तक आप इस टेक्नोलॉजी के साथ शदीद अटैच होंगे, आप यूँ जानिए कि इतने ही आपका रिलेशनशिप में जो एक पॉजिटिविटी है वो कम हो रही है, नेचर के साथ आपका ताल्लुक जो है वो कमज़ोर हो रहा है और किताब के साथ आपका ताल्लुक जो है वो भी कमज़ोर हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को अपना तजिया ज़रूर कीजिए और अपनी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को एक मुस्बत इस्तेमाल और उसकी लिमिटेशंस, ये हदूद आपने खुद तय करनी है, खुद सेट करनी है और उन हदूद का एहतराम करना है कि इतना टाइम जो है मैंने मोबाइल को देना है या फ़लाँ ऐप को देना है, इससे ज़्यादा टाइम न दीजिए। ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है। ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी का गालिब हिस्सा जो है वो एक स्क्रीन को, एक चमकती हुई स्क्रीन को घूरते हुए गुजर जाए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आपको पता है पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और अल्लाह ही का कोई ख़ास करम है कि इस मुल्क की जो 60% से ज़्यादा आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और माशाल्लाह से नौजवान भी ऐसे कि हर मैदान में अपना सिक्का मनवाने की अहलियत रखते हैं और उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं। अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा की मिसाल ले लीजिए, जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड फार्मूला रेस कार तैयार की है। जनाब, इस हाइब्रिड फार्मूला रेस कार ने यूके में होने वाले फार्मूला स्टूडेंट्स के आलमी मुकाबलों में ऐसी धाक बिठाई कि इसके डिजाइन को एशिया में पहली पोजीशन मिली, जबकि हाइब्रिड कैटेगरी में ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आई है। 80 लाख मालियत से तैयार करदा हाइब्रिड फार्मूला कार ईंधन के एक्सेलरेशन से चार्ज होती है, कार्बन और ग्लास फाइबर से तैयार की गई माहौल दोस्त कार। और अब एक्सप्रेसो आपको मिलवाने जा रहा है इस कार को तैयार करने वाले होनहार जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल, हमारे साथ एहतशाम, ताहा और जरिया मौजूद हैं। दे आर द ब्राइट पीपल, आई बिलीव इनके साथ और भी इनकी टीम मेंबर्स होंगे, बट ये की मेंबर्स हैं, तो हमने इनको ज़रूर सोचा कि इनसे बात करें, इनको अप्रिशिएट करें एक्चुअली जो इनकी एफर्ट है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एहतशाम, ताहा एंड जरिया। कैसे आप लोग? ठीक हैं। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि आपकी टीम को हेड कौन कर रहा है और जो भी आपकी टीम को आप में से हेड कर रहा है, हमें सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये प्रोजेक्ट क्या था, ये आपने क्यों किया, और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि अपनी फ्यूल एक्सेलरेशन के जरिए जो रिचार्ज का प्रोसेस है ये क्या है। मैं आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, लेकिन मैं कंफ्यूज होने के साथ साथ हैरान जरूर हुआ कि ये कैसे हो रहा है। थोड़ा सा बताइए हमें प्लीज। जी, तो तकरीबन हमारी 40 लोगों की टीम होती है और ओवर द ईयर वी डिवाइड आवर टास्क, और हम फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले डिज़ाइनिंग करते हैं गाड़ी की, देन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पार्ट बाय पार्ट, और तकरीबन इस गाड़ी में 90% चीज़ें हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, कुछ मेन चीज़ें छोड़ के, इंजन वगैरह छोड़ के। बाकी दिस वाज पाकिस्तान फर्स्ट फार्मूला हाइब्रिड व्हीकल, जो कि हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये इनिशिएटिव लिया था और हमने ये मैन्युफैक्चर करी और ये खड़ी करी हमने सबके सामने। एंड इसका हाइब्रिड सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करता है कि इसके रेयर व्हील्स इंजन से पावर्ड हैं और इसके फ्रंट व्हील्स जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से पावर्ड हैं, जो कि व्हील्स के साथ ही अटैच्ड हैं। तो इसमें जो है हमारे पास एक बहुत फ़ायदा ये है कि कंपेयर टू कंबशन व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये है कि कंबशन व्हीकल्स में आपके पास नुकसान नहीं होता कि आपकी एक्सेलरेशन इनिशियली इतनी हाई नहीं होती, इतनी तेज़ नहीं होती, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपके पास ये नुकसान होता है, ये क्या नाम है, इसमें ड्रॉबैक होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है बैटरीज की वजह से। तो हमने इसमें जो है हमने वो दोनों चीज़ों को कैटर किया है बाय यूजिंग बोथ द इंजन एंड द मोटर्स, जिसमें थोड़ा सा वेट ऐड हो रहा है, बट वी हैव द बेनिफिट ऑफ इंस्टेंट एक्सेलरेशन एंड साथ साथ आपका जो मेन एनर्जी है वो फ्यूल से आ रही है, जो कि अक्सर तो ऐसी व्हीकल जिन्होंने जो रेसिंग के लिए होती हैं उनका वेट कम किया जाता है बाकायदा तौर पे, तो ये और बहुत हल्की फुल्की गाड़ियां होती हैं जो तो ये फार्मूला में यूज होती है। बिल्कुल जी, बेसिकली ये कार्बन फाइबर की हमने कार मैन्युफैक्चर की है, तो इसका वेट ऑलमोस्ट 350 किलोग्राम है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना इसका वेट है, तो ये लाइट वेट है, कार्बन फाइबर है, हम खुद ही गैराज में मैन्युफैक्चर करते हैं कार्बन फाइबर। एक शीट होती है, उसके ऊपर हम रेजन लगाते हैं,
फिर एक वैक्यूम होता है वो उसको एयर सक करता है, तो उसके बाद फिर एक मोल्ड होता है, उस मोल्ड से हम डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है। अच्छा ताहा आप बताएं, ये जो कंपेयर टू अदर रोड व्हीकल्स, जी 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 जरा आप जी कंपेयर टू अदर रोड व्हीकल्स इसका पावर टू वेट रेशियो रिलेटिवली बहुत कम है। अच्छा। कि तकरीबन 100 हॉर्स पावर 350 किलोग्राम्स इज, यानी कि एक बहुत बड़ा ये भी माइलस्टोन है कि ये हमने अचीव करा। Okay. सही है। अच्छा अब कंपटीशन के हवाले से बताइएगा, जो यूके कंपटीशन था ताहा, एशिया में फर्स्ट पोजीशन और उसके साथ साथ हाइब्रिड कैटेगरी में दुनिया की दूसरे नंबर पर आई है आपकी ये जो हाइब्रिड फार्मूला कार जो आपने तैयार किया है। कैसा रहा कंपटीशन? दूसरे जो कंट्रीज़ का जो काम था, जो गाड़ियाँ थी, उन्होंने आपको इम्प्रेस किया? अच्छा, जो हम यूके जाते हैं तो पाकिस्तान को जाहिर सी बात है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन साथ साथ हमें वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ की भी गाड़ियाँ वगैरह दिखती हैं, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। और क्योंकि उनके रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा हैं, तो वो इंजीनियरिंग वाइज थोड़ी सी हमसे बेहतर होती है, तो हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि कुछ इनोवेशन करें और पिछले साल के मुकाबले में हम कुछ बेहतर लेके जाएं। तो इस साल हमने ये ट्राई किया था कि हम 2012 से गाड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन हमारी सारी गाड़ियाँ होती थी कंबशन इंजन पे। इस साल हमने बनाई हाइब्रिड, फर्स्ट पाकिस्तान में हाइब्रिड व्हीकल बनाई, ऑल व्हील ड्राइव। तो ये हमारी इस साल की सबसे बड़ी इनोवेशन थी और ये काफ़ी, आपको जैसे पता है कि हम हाइब्रिड में सेकंड आए ओवरऑल पोजीशन में। ठीक है, तो ये हमारी काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट। आप तीनों इंडिविजुअल्स चूँकि यहाँ पे हैं, तो आप अपने अपने रोल के बारे में बताइए ज़रा। आपका क्या रोल था इसके अंदर, एहतशाम का क्या की रोल था, ताहा का क्या की रोल था इस टीम में? जी, तो जैसे हमारे पास टीम के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग एक्सपर्टीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा। मैं गाड़ी की जो लो वोल्टेज साइड है, जिसमें आपके सारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, आपकी सेफ्टी के सिस्टम्स आ जाते हैं, उसका मैं देखता हूँ। ठीक है। और मेरा रोल ये है कि गाड़ी की जो चैसी है, अच्छा, और स्ट्रक्चर और ब्रेक्स एंड ड्राइविंग कंट्रोल लाइक एक्सेलरेटर, थ्रोटल, तो I control how the driver feels in the car. Alright. मैं भी इलेक्ट्रिकल साइड का मेंबर हूँ, लेकिन मैं हाई वोल्टेज साइड को ज़्यादा डील करता हूँ। हाई वोल्टेज साइड में हमारे बैटरीज और मोटर्स जो मेन ड्राइविंग फोर्स होती है इलेक्ट्रिकल साइड की, मैं उनको डील करता हूँ। अच्छा, ग्रेट। तो ये तो आपके रोल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हुए आपकी जो प्रोडक्ट थी उसमें क्या ऐसा डिफरेंस था, आप तीनों में से कोई भी बताना चाहे, जिसने एक्चुअली इंस्पायर किया वहाँ पे जजेस को? और कंपटीशन आपका मेनली किस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या किन ममालिक से था थोड़ा, लेकिन प्रोडक्ट के हवाले से इन पर्टिकुलर बताइए कि ऐसा क्या था दैट मेड अ डिफरेंस, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट को इतनी पजीराई मिली? जी, तो बेसिकली असल में वहाँ पे भी अभी ये ट्रेंड इतना आया नहीं है कि हाइब्रिड व्हीकल्स वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। अच्छा। कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी टीम्स ने ये इनिशिएटिव लिया था हाइब्रिड का, बट अदर देन दैट इतनी हाइब्रिड व्हीकल्स वहाँ पे नहीं थी। तो टू सी कार फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बनाई, एक हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर कम्पीट करते हुए, वो एक चीज़ थी जो कि उमूमन वहाँ नज़र नहीं आती कि इतने कम रिसोर्सेज के साथ हमने ये चीज़ अचीव करी, ये चीज़ हमने, ये माइलस्टोन हमने क्रॉस किया। सही है। अच्छा अब ये भी बताइएगा, ऐड करूँगा जी, जैसे कि ज़रियाब ने कहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें CNC के लिए लालू खेत जाना पड़ता है। तो लाइक अगर हमारे गैराज में ही ये लैथ मशीन, CNC मशीन हो, लेज़र कटिंग मशीन हो, तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं होगा, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा लाइक हम लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट काम कर पाएंगे। सही है। अच्छा अब ये भी बताइएगा, ये वैसे तो फार्मूला कार्स जो होती हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आपकी कार पे भी काफ़ी खर्चा आया है, 80 लाख मालियत से ये तैयार हुई है। फ्यूचर में इसे कम करेंगे या फिर ये नॉर्मल एक्सपेंस है, इतना ही एक्सपेंस आता है एक फार्मूला कार पे? तकरीबन इतना ही आता है, मेनली बिकॉज असल में ये एक ओवरऑल गाड़ी की वैल्यू का तो इतना ही होता है, बट हर साल जो है कुछ चीज़ें तो हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका इंजन हो गया, बैटरीज हो गई, आपकी मोटर्स हो गई, तो उन चीज़ों का कॉस्ट निगेट हो सकता है, निगेट हो जाता है एक तरह से। और फिर हम जब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, इनोवेशंस लाते हैं, उसमें मास रिड्यूस करते हैं, तो हमारा ओवरऑल मटेरियल कम रखता है।
उस तरह से हम कॉस्ट को भी सेव करते हैं एक तरह से। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने कॉस्ट की बात की, हमारे कॉस्ट का आपको जो लग रहा है कि ज़्यादा होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हमें सेफ्टी वगैरह के स्टैंडर्ड्स और कंपटीशन में चीज़ें देखने की वजह से हमें बहुत हाई एंड पार्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और सेफ्टी वगैरह के इशूज़ भी ना हो। जैसे हमारी एक हार्नेसेस होती हैं जो ड्राइवर्स की, जैसे वो आम ज़बान में बेल्ट बोलते हैं, तो वो भी उनकी सेफ्टी की वजह से उनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं बाकायदा, तो वो हमें रिप्लेस वगैरह करनी पड़ती है। अच्छा। इसलिए ओवरऑल कॉस्ट गाड़ी की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे ह्यूज सपोर्ट किसकी रही आपके साथ? आपके इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट रही जिसकी वजह से ये हुआ? आप लोगों की इंडिविजुअल जो एक उसमें कंट्रीब्यूशन था वो इतना तगड़ा रहा? आप ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का सेहरा आप लोगों के सर तो है ही जिन्होंने ये सारी एफर्ट की है, लेकिन इसके अलावा आप किसको समझते हैं कि उनके बगैर ये पॉसिबल ना हो पाता? बेसिकली जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। डीपी वर्ल्ड हो गया, PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल, आबिद दानिश, टेस्ला, तो उनकी काविशों की वजह से, अनवेविंग सपोर्ट्स की वजह से वी अनेबल्ड अस टू अचीव दैट वी हैव नाउ। ग्रेट। अच्छा, तो पाकिस्तान में जो साथ हमारी टीम का भी इसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट होता है कि यानी कि इतने सारे लोग मिल के अपनी रातें सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, टाइम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, यानी कि नाइट्स हमने स्पेंड करी गराज में वहाँ पे काम करते हुए कि डेडलाइंस मीट करनी है इस तरह। और अगर मैं पूछूं तो लोगों के बगैर तो पॉसिबल नहीं होता। सबसे ज्यादा लेजी गाय कौन था जो जिस पे सबसे ज्यादा हट जाती थी दिमाग की कि ये काम नहीं कर रहा, सही स्लो है बहुत? कौन था? लीजिए नाम। ऐसा तो मैं इस तरह कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि एक पॉइंट आता है हर किसी की बस हो जाती है, क्योंकि जब आप 4 दिन यूनिवर्सिटी में रह चुके होते हैं उसके बाद हर की थका हुआ होता है। ये इल्जाम ताहा ने अपने सर ले लिया, ऐसा लग रहा है। ऐसा है ताहा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी मतलब मैंने ऐसा भी अपनी, हालांकि मैं डे स्कॉलर हूँ, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी में ऐसा टाइम निकाला है जैसे मैं वहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। तो ये हमारा एक काफ़ी, देखिए हम एक पैशन की वजह से टीम में काम कर रहे थे, तो ये नहीं होता कि कोई काम कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। एक वो जो पैशन होता है वो ड्राइविंग फोर्स होती है, वो हमें काम लाइट नोट। आई मीन कोई ना कोई होता है ना जिसके बारे में सब कहते हैं कि अच्छा यार ये तो उसी ने किया होगा। चले, आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। एहतशाम, ताहा, ज़रियाब, आई बिलीव ये पूरी जो आपकी टीम है वो आपको इस वक्त देख भी रही होगी। आपके टीचर्स, आपके गाइड, कोचेस, जहाँ से आपने सपोर्ट ली है, आपने अपने स्पॉन्सर्स का नाम लिया, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और साथ साथ ये भी जैसा कि आपने वो अपनी उसका रिसर्च का जिक्र किया कि आपको उसके लिए लालू खेत जाना पड़ता है, वट एवर द टर्म यूज्ड, हम चाहते हैं कि उसमें भी आपको फैसिलिटेट किया जाए और जो इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी फोकस किया जाए, ताकि सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स की हद तक ऐसी चीज़ें ना हो बल्कि नेशनल लेवल पे हों और हमारी इकॉनमी को इसका फ़ायदा हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपको वंस अगेन बहुत ज़्यादा मुबारक इस टीम को। सो ये हाइब्रिड कार जी पाकिस्तानी बच्चों ने बनाई है और क्या खूब बनाई है कि दुनिया ने इसको सराहा है। सो मैं यही कहा करता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, हमें इस पे सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा उर्दू बाजार कौन सा है? अगर नहीं पता तो परेशान ना हो, हम आपको दिखाएंगे। फेरा फेस्ट चुके वहीं मौजूद हैं और वहीं की सैर करा रही हैं। कुछ ताजिर परेशान भी हैं इमरान, कुछ 14% एक्स्ट्रा स्टेशनरी स्टेशनरी बहुत महंगी कर दी गई है। ताजिरों की परेशानी और कंज्यूमर्स की परेशानी भी बनती है, लेकिन आज चूंकि इंटरेक्शन ताजिरों से हुआ तो इस हवाले से भी थोड़ी बात हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिखाते हैं आपको। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लाहौर के तारीखी उर्दू बाजार की सैर करवाने के लिए आई हूँ। इस बाजार को इल्मो दानिश का बाजार भी कहा जाता है और साथ ही साथ इल्मो हुनर के प्यासों के लिए ये अमाजगा है। तो आइए चलते हैं, आपको आज एशिया के सबसे बड़े किताबों के बाजार की सैर करवाते हैं। नाज़रीन, इस बाजार को किताबों का बाजार या किताबों का घर भी कहा जा सकता था, लेकिन सोचने की बात है इसे उर्दू बाजार ही क्यों कहते हैं, जबकि यहाँ पर ना सिर्फ उर्दू बल्कि अंग्रेज़ी, फ़ारसी, पश्तो, इसके अलावा सराइकी, पंजाबी, बल्कि तमाम तर ज़बानों की किताबें शामिल हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड भी आपको बुक मिल जाएगी। लेकिन फिर भी उर्दू बाजार क्यों? उर्दू बाजार के इर्तकाई मनाजिल हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से बताए जाते हैं, जो उस दौर में उर्दू अदब का मरकज़ हुआ करता था। उर्दू ज़बान के लफ्ज़ी मायने लश्कर या छावनी के हैं। उस दौर में हिंदुस्तान के वस्ती इलाके में एक कैंप कायम किया गया था। उस कैंप की हदूद में एक बहुत बड़ी मार्केट आती थी। वो मार्केट
चांदनी चौक और जामा मस्जिद जो हिंदुस्तान में वाक़े है उसके दरमियान से एक नहर से मुंसलिक होती थी। उसी की वजह से उस बाज़ार के नाम को उर्दू बाज़ार के नाम से मशहूर कर दिया गया और ये नाम उस मार्केट का पड़ गया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब बगावतों का और शोरिशों का बाज़ार गर्म हुआ तो उस मार्केट का नामो निशान ही ख़त्म हो गया। उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अक्सरियत की तादाद में उर्दू बोला करते थे, जिसकी वजह से और दो बाज़ार का नाम उर्दू बाज़ार पड़ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर का ये जो कदीमी उर्दू बाज़ार है जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम उर्दू बाज़ार कैसे पड़ा? क्योंकि तकसीम से कबल तो इस जगह का नाम मोहन लाल रोड हुआ करता था। अब एक और सवाल भी है कि आखिर ये मोहन लाल कौन था? तो आइए चलते हैं और इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। तकसीम से कबल इस जगह पर प्रिंटिंग प्रेस ऑफ गुलाब सिंह हुआ करता था। अब गुलाब सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था मोहन लाल और दूसरे का नाम था सोहन लाल। मोहन लाल के नाम पर इस बाज़ार का पहला नाम मोहन लाल रोड रखा गया था। गुलाब सिंह का जो पब्लिशिंग प्रेस था वहाँ से जितनी भी कुतब तैयार की जाती थी वो दिल्ली, मदारिस और बहुत बड़े बड़े शहरों तक भेजी जाती थी। इसके अलावा मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि तकसीम के बाद इस जगह का नाम प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया था। और उस दौर की अगर मैं बात करूं तो उस दौर में एक हिंदू पब्लिशर भी थे जिनका नाम था अतर चंद कपूर, उनको भी प्रिंटिंग पे अजारादारी हासिल थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहनलाल रोड से इस जगह का नाम तकसीम के बाद उर्दू बाज़ार कैसे पड़ा? तो तारीख की किताबें बताती हैं कि एक बुजुर्ग शायर थे जिनका नाम था हज़ी काश्मीरी, और कुछ लोगों का कहना ये है कि मोइन साहब थे जिन्होंने इस बाज़ार का नाम उर्दू बाज़ार रखा था। लेकिन लाहौर में प्रेस से पहले पब्लिशिंग कैसे हुआ करती थी? अब मुग़ल सिखों के दौर में तो ना तो उर्दू बाज़ार था, ना मोहनलाल रोड और ना ही लाहौर किसी छापे खाने से वाकिफ़ था। तो उस दौर में किताबें कलमी शक्ल में ताजरान फ़रोख्त करते थे और लाहौर का सबसे बड़ा कुतब फरोश मोहम्मद बख्श साहब थे। उनके पास 20-30 के करीब कातिब मौजूद थे जो ज़्यादातर काम मस्जिद वज़ीर खान के पास हुआ करता था। और कहा जाता है कि लाहौर में पहला प्रेस मतबा कोहिनूर 1850 में मुंशी हरसिख राय ने जारी किया। अंग्रेज़ी दौर में मतबा खानों का राज हुआ तो कुतब फरोशी का काम अंदरून, लोहारी कश्मीरी बाज़ार, अनारकली माल रोड के साथ साथ मोहनलाल रोड पर भी होने लगा। आज के मौजूदा उर्दू बाज़ार में 4000 के करीब दुकानें हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, बुक बाइंडिंग के काम के अलावा स्टेशनरी का भी काम किया जाता है। अब यहाँ दुकानें किताबों, कॉपियों से सजी हुई हैं। ग्राहकों से मामला करते दुकानदार, कई मंजिला इमारतें, साइकिल, गदा गाड़ी और रेहड़ी पर स्टेशनरी खींचता हुआ इंसान, इतनी रौनक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़ारों लोगों का रोज़गार आज भी इस बाज़ार से जुड़ा है। उर्दू बाज़ार में तैयार होने वाली किताबें और कॉपियाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के इस्लामी ममालिक में फ़रोख्त की जाती हैं और यूँ ये बाज़ार सालाना तौर पर अरबों रुपए की आमदनी करता है। उर्दू बाज़ार में ना सिर्फ नई किताबें बल्कि पुरानी किताबों का भी बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है। तो आइए चलते हैं नाज़रीन और मुलाकात करते हैं खालिद परवेज़ साहब से जो सदर हैं उर्दू बाज़ार के, और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बाज़ार का पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ खालिद परवेज़ साहब मौजूद हैं, सदर उर्दू बाज़ार के। इनसे अब हम मज़ीद जानेंगे उर्दू बाज़ार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। सर, मैं अभी उर्दू बाज़ार का विज़िट करके आई हूँ और जितना पॉसिबल हो सका मैंने वो तमाम तर चीज़ें देखी भी और अपने व्यूअर्स को भी दिखाई। अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बाज़ार का नाम तो मोहनलाल रोड हुआ करता था, तो ये उर्दू बाज़ार में कैसे कन्वर्ट हुआ? जिस जगह पर आप बैठे हैं ये एक तारीखी अहमियत की हामिल है जगह। मोहनलाल किताबों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था। जिस इमारत में आप बैठे हैं ये उनकी रिहाइशगाह थी। मोइन साहब थे, वो मकतबा मोइनुल अदब के नाम से उनका कारोबार था और उन्होंने इसका नाम उर्दू बाज़ार रखा। यहाँ बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े शायर और बल्कि अल्लामा इकबाल साहब भी यहाँ पर आया करते थे। तो उस दौर में कौन से बड़े बड़े पब्लिशर्स थे, प्रिंटिंग प्रेस, कोई नाम अगर आप हमें बता सकें? उस पर हमारे यहाँ थे सैयद सन्स प्रेस, शेख गुलाम अली एंड सन्स,
फिर MR ब्रदर। तो सर अगर हम इसकी इकॉनमी के हवाले से बात करें तो मुझे बताइएगा कि सालाना ये बाज़ार कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, और टैक्स के बारे में भी बताएं कि कितना टैक्स ये बाज़ार जो है वो अदा करता है। देखिए, यहाँ सारे पाकिस्तान से जितनी भी ट्रेड्स हैं उनसे मुख्तलिफ है ये। अच्छा, ये टैक्स किताब आने से पहले अदा कर दिया जाता है 50%। ओके। तो टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुतालिक किताबें होती हैं। बाज़ार में ये मैं कह सकता हूँ कि 75% लोग टैक्स पेयर हैं। दुनिया में कहीं एजुकेशन पर टैक्स नहीं है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ एजुकेशन पर भी टैक्स है। आज जिस दौर में आप आए हैं ये ज़वाल पजीर है। ये पेंसिल पर टैक्स, रबड़ पर टैक्स, शार्पनर पर टैक्स। एक 5 रुपए की चीज़ जो मिलती थी आज 120 रुपए की है, बिजली महंगी होने की वजह से। फिर उस पर सोने पे सुहागा आपने ये कर दिया कि सेल टैक्स में भी आप आए। अच्छा, डिजिटल दौर आने के बाद किताब फरोशी जो है इसमें कितनी कमी आई है, सेल्स कितनी कम हुई है? जो हिस्ट्री के मुतालिक, हमारी तारीख के मुतालिक तो कुछ नहीं है। पहले जो किताब 10,000 छपती थी वो 500 भी नहीं छपती। वो इतना कम हो गया, बहुत कम है। वो इसकी वजह से, डिजिटल की वजह से वो सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, माना कि ये डिजिटल दौर है, मोबाइल का दौर है, लेकिन कुछ वक्त निकाल कर किताबों को ज़रूर टाइम दें, क्योंकि जो अक्ल और शऊर आपको किताब पढ़ने से आएगी वो किसी और चीज़ से मुमकिन नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। दुनिया भर में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मदर फीडिंग वीक के तौर पर मनाया जाता है, 1 से 7 तक का टाइम। तो जिस तरह से आपको पता है कि मदर फीड जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, जिस तरह से माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। नौज़ायदा बच्चों के लिए कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध के करीब तर तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। आलमी इदारा सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ मदर फीड पर ही रखा जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा को बढ़ाता है, बल्कि साथ ही साथ बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त और माँ और बच्चों के दरमियान बॉन्डिंग जो है उसको भी बढ़ाता है, और बच्चे को कई लातादाद बीमारियों के खिलाफ लड़ने में प्रोटेक्शन फराहम करता है। और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 37% जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। इस अहम टॉपिक पर आज हमने बात करनी है, जिस तरह से बताया कि मदर फीडिंग वीक चल रहा है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए माँ का दूध, उस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा सुहेल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सांगा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से ये मदर फीडिंग वीक मनाया जा रहा है अवेयरनेस के लिए, तो बताइएगा कितना ज़रूरी होता है एक नौज़ायदा बच्चे के लिए माँ का दूध, और कितनी एज तक के लिए ज़रूरी होता है? इस पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत सारे मदर्स को इस बारे में पता भी नहीं है, और बहुत से हॉस्पिटल्स भी इसको इतना प्रमोट अब नहीं कर रहे होते। सो हमें इसको अवेयरनेस देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जो मदर मिल्क है वो बच्चे के लिए 6 माह की उम्र तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ्स तक बच्चे को मदर मिल्क के अलावा कोई भी और चीज़ नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या किया जाता है कि मदर मिल्क के साथ साथ बच्चों को हम पानी भी दे रहे हैं, शहद भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ ठोस ग़िज़ाएँ भी देने शुरू कर देते हैं एट द एज ऑफ 4th मंथ। सो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 6 माह तक WHO कहता है कि बच्चों को सिर्फ मदर मिल्क के ऊपर रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे बच्चे की फ़िज़िकल नशोनुमा भी नहीं होती, मेंटल नशोनुमा भी नहीं होती। दोनों तरीक़ों से वो पीछे रह जाते हैं उन बच्चों का निस्बत जो ये चीज़ें ले रहे होते हैं, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन अल्लाह ने ऐसी बनाई है जो 6 माह के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी मौजूद है जो बच्चे की बॉडी के लिए सफिशेंट है। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चा मदर मिल्क ले रहा है साथ साथ हम उसको बॉटल वाटर भी दें तो उसकी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं आएगी, तो ये बात गलत है। अच्छा। जो आपका पानी है, प्योर वाटर जो है, वो बच्चे के लिए 6 माह की उम्र के लिए अच्छा नहीं है। इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो बच्चे के मैदे को ख़राब कर सकते हैं। सो एट द एज ऑफ 6 मंथ्स तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क के ऊपर रखें, और शहद के ऊपर भी बहुत से लोग आपको पता लेकर आते हैं। अच्छा, पुराने जमाने में ये था कि शहद खालिस था, ग्रीन टी तक पिला देती हैं बच्चों को, 2-4 कतरे, पेट खराब है। हाँ, लोग करते हैं, गांव में तो बड़े पैदा होते ही शहद दिया जाता है घुट्टी के तौर पे। अब ये बहुत ख़राब है। उस ज़माने में शहद प्योर होता था तो चले हम उसके नुकसान को माइनस कर देते हैं। अब क्या है कि शहद में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों को बॉटलिज्म का एक मसला बहुत बड़ा, जिसमें उनके पट्ठों की सेहत ख़राब हो रही है। तो इसलिए शहद को तो इनिशियली हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि 6-7 माह से पहले बच्चों को थोड़ा सा भी शहद दें। गला ख़राब होता है हम फ़ौरन शहद ले
नहीं करना चाहिए। आप ऐसे सिरप से जिसमें अच्छा, ये डिफरेंट जो बॉटल सोल्यूशन है, ग्राइप वाटर टाइप चीजें या गुट्टी टाइप चीजें अक्सर जो है हमारे यहाँ अर्कियात वगैरह भी, 7 अर्के पता नहीं क्या लोग पिलाते हैं, इनके बारे में भी, और इनके बारे में क्या ओवरऑल वो मान्यता है या किसी सर्टेन एज ग्रुप तक है? अच्छा, इनके बारे में ये कि गुट्टी एक टोटली अलग चीज़ है, लेकिन ये जो सारे हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ रिजॉल्विंग इश्यूज़ को चीज़ें टैकल कर रही होती है, ये ठीक है, इनके अंदर कोई नुकसान नहीं है। जितनी बच्चे की ज़रूरत है उसके मुताबिक आप बच्चों को दे सकते हैं। ड्राई वाटर है, कॉलिक ड्रॉप्स हैं, बच्चों को पेट में अक्सर दर्द रहती है तो हमें कॉलिक ड्रॉप्स भी देने पड़ रहे होते हैं बच्चे को, उनमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक्सेस बुरी है, बच्चा रो रहा है, आप ये ना समझो उसके पेट में दर्द है, पाए ऊपर से उसको ग्राइप वाटर या कॉलिक देना शुरू कर देते हैं, दैट्स टोटली रॉन्ग। आप बच्चे के साथ उसका ध्यान डाइवर्ट करें, मे बी उसको भूख लग रही होगी, मे बी उसके डायपर में कोई इशू ना आ रहा हो, सो उन चीज़ों को देख के आप फेंक दें। कभी कभी देने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर रूटीन ही बना लेंगे तो वो ठीक नहीं है। जैसे दांत निकल रहे हैं बच्चे के, और दिन में कितनी बार जब भी बच्चा रोया तो उसको दे दिया, एग्जैक्टली ये चीज़ है, अर्घ दे दें। अच्छा, और जो बच्चे मदर फीड नहीं करते वो किन किन मसाइल का शिकार होते हैं, वो मतलब कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उन्हें लाहक हो सकती हैं, इस हवाले से भी जरा बताएं। अच्छा, इस तरह से कि सबसे पहले तो मदर फीड बच्चे और माँ की बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाएगा और बच्चा जो है वो माँ के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं करेगा, जो लॉन्गर लाइफ में जाके आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। अच्छा। बीमारियों में इस तरह से जैसे मदर मिल्क के अंदर हमारे पास वो तमाम एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी वाइज स्ट्रॉन्ग करने में इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा पैदा होता है, वो जैसे एटमॉस्फेयर में आता है, जैसे हमारा माहौल है, लाखों बीमारियां यहाँ बैठी हुई हैं जो उसको सीजनल फ्लू की तरफ ले जा सकती हैं, जो उसके मैदे को ख़राब कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो अगर वो मदर मिल्क के ऊपर है तो ये चीज़ें उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगी, आसानी से अटैक नहीं करेंगी। मदर मिल्क के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसके साथ साथ बच्चों को अगर हम 4 से 6 माह में घर वाले जैसे मुख्तलिफ चीज़ें दे देते हैं, बच्चे को फ़ौरन पेट ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उसके मैदे में वो एंजाइम्स ही नहीं है कि उस चीज़ को भी हजम प्रॉपरली कर सके। ऑब्वियसली छोटा बच्चा, उसका मैदा भी इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है। मदर मिल्क की खास बात यह है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उनको हजम करने वाला एंजाइम साथ मौजूद है। तो बच्चे के मैदे को कोई खास एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती। माँ की डाइट कितनी मैटर करती है? बाज़ औक़ात हमने देखा है हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा माँ ही हेल्दी नहीं होती। हम शहरों की बात छोड़ ही दें, गाँव देहातों में इतने मसाइल हैं, तो वो हेल्दी चूंकि नहीं होती, या तो वो दूध पिला ही नहीं पाती, या फिर और उनके मसाइल मेडिकल हेल्थ के होते हैं। तो फिर माँ की डाइट के हवाले से क्या है इसमें मेडिकल? मदर डाइट में इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले पानी या पानी नुमा जो फल है उसकी कंजम्पशन को एनहांस किया जाए, इसके अलावा प्रोटीन कंजम्पशन को एनहांस किया जाए। क्योंकि अगर मदर की कंजम्पशन में पानी नहीं होगा, उसकी इंटेक में पानी नहीं होगा, तो मदर मिल्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, और अगर मदर प्रोटीन रिच चीज़ें नहीं ले रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना नरिशेबल नहीं होगा कि वो बच्चे के लिए अच्छा हो। इसके अलावा बहुत सी मदर्स जो हैं वो खुद विलिंग नहीं है बच्चे को फीड करवाने के लिए, या बहुत सी मदर्स को ऐसे इंजेक्शंस लगते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी कि वो उनका मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत से फार्मूला मिल्क्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम एट द लेटर स्टेज जाके कहते हैं अगर बच्चे को नहीं मिल रहा मदर मिल्क तो आप फिर वो लेकर वो सॉलिड रीजंस क्या हो सकते हैं जिसकी बेस पे एक खातून ये डिटरमिन करे कि मुझे अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाना है? वो सॉलिड रीजंस जो एक तो होता है ना कि आपकी चॉइस है, बहुत लोग बाय चॉइस करते हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के कि 63% ऑफ 63 माएँ 100 में से अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। हर किसी का मेडिकल रीजन तो नहीं हो सकता, लेकिन वो सॉलिड रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से आपको ओके कंसिडरेबल है कि बच्चा ना पिए माँ को? अच्छा इमरान, ऐसी रीजंस कोई भी नहीं है जिसपे हम मदर को अलाउ करें कि आप इसको बाय चॉइस छोड़ सकती हैं। मैं एक अपनी एग्जांपल आपको बताती हूँ कि मैंने खुद ये देखा है कि एक मदर की डिलीवरी हुई है हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स आके उसको प्रमोट नहीं करें टू गो फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। वो उसको कह रही है कि ये बहुत डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप छोड़ दो। ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मदर, लेकिन डॉक्टर्स भी आगे से उसको प्रमोट करें कि आपने बेशक अगर छोड़ना है तो आप छोड़ दो। बट मदर, उसकी जो फीमेल थी उसकी मदर ने उसको सपोर्ट किया इस चीज में कि यू हैव टू डू इट। सो ऐसी कोई भी बेबी का राइट है, बेबी का राइट है, एग्जैक्टली बेबी का राइट, और ये मदर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है इसकी करने से, और अगर मदर्स नहीं करती हैं तो ऑब्वियसली उसके रिस्क में जाती है। तो ऐसे कोई भी रीजंस नहीं है कि जिसमें हम पेशेंट को अलाउ करें, मदर को अलाउ करें कि आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं जोहा कि अगर तो शिफ्ट जैसे आपने कहा कि करना ही पड़े बेबी को कुछ रीजंस की वजह से कि मदर फीड जो है वो नहीं आ रही है, बच्चे को पूरे न्यूट्रिशन चाहिए, तो कौन सा मिल्क जो है वो डेंजरस है बच्चों के लिए फौरी तौर पर जो उनको ना दिया जाए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से घरों में काऊ मिल्क बहुत जल्दी शुरू करवा दिया जाता है। 4th मंथ ऑफ एज में, 6th मंथ ऑफ एज में बच्चों को फीडर्स में काऊ मिल्क डाल के दिया जाता
जाता है। टोटली रॉन्ग। आप लोगों ने टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा, जो आपकी यूजली इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर आती है। काउ मिल्क पीने से बच्चे को ये हो सकती है, गाय का दूध ये बच्चे को डायबिटीज हो सकती है। अगर आप उसको छठे माह में, चौथे माह में देना शुरू करते हैं। कब से देना चाहिए? आइडियली मैं रिकमेंड करती हूँ कि बच्चों को 2 इयर्स के बाद आप जो है वो फ्रेश मिल्क, काउ मिल्क की तरफ लेकर आए। उससे पहले अगर मदर मिल्क चल रहा है तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं चल रहा तो आप उसको जो पैकेज मिल्क है उसके तो ऊपर रखें, लेकिन फ्रेश मिल्क की तरफ बिल्कुल ना लेकर आए। ठीक है। तो वंस अगेन मेरा इस नंबर में बहुत फोकस है जो 63% है, इसको बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? क्या ये मदर्स की इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर उनको नॉलेज दिया जाए कि आपने ये करना है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बेबी की हेल्थ के लिए भी, या कोई और वजह? आप बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट क्या सजेस्ट? इसके ऊपर डिफरेंट कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो है मेरे इंस्टीट्यूट की भी और बहुत से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी लोग काम करें, चाहे छोटे लेवल पे हो रहा है चाहे बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन हर कोई इसके ऊपर काम जरूर कर ही रहा है कि मदर्स को जा जाके इन्फॉर्म भी किया जा रहा है, उनको बताया भी जा रहा है कि बच्चे के लिए कितना है, मैं किस तरह से आपको इसको लेकर चलना है। आपको लेडी हेल्थ वर्कर्स का पता होगा, वो भी इसके ऊपर बहुत सारा काम करें। सो काम हमारे पास हो रहा है, लेकिन अब जो पीछे जो बैकलाइन जो इश्यूज हैं उसमें यही आ रहे हैं कि या तो मदर खुद विलिंग नहीं है या प्रोड्यूस नहीं हो रहा। दो बेसिक ये रीजन है। इसके अलावा थर्ड और रीजन कोई हमारे पास नहीं आ रही कि इस वजह से जो मदर है वो नहीं इसको सपोर्ट कर रही। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स पूरे हैं कि अगर मदर भी विलिंग है और उसको मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो शी इज डूइंग दैट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ज़ोहा, थैंक यू वेरी मच, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने कम वक्त के अंदर। हम इसके सभी नुकात पे हम बात करें। माँ का दूध बच्चे का हक है और माँ को और बच्चे दोनों को बीमारियों से बचाता है। 6 माह तक पानी तक नहीं देना अपने बच्चे को, सिर्फ माँ का दूध उसकी ग़िज़ा। उसके बाद फिर आप डॉक्टर से मशवरा करके चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वी हैव द टाइम, आखिरी सेगमेंट में आपको ज्वाइन करने, अभी हमने एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात हमने बिल्कुल कम वक्त है हमारे पास, लेकिन करवानी है कि एक्सप्रेसो हीरो के साथ जो मौजूदा नेशनल चैंपियन है, पाकिस्तान नेशनल रैंकिंग में नंबर 1 है, टेबल टेनिस खेलती हैं, नाम है इनका हूर फवाद और पाकिस्तान का बड़ा नाम इन्होंने रोशन किया। 9 बरस की उम्र से खेल रही हैं और अपने पहले इवेंट में सिंध गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। मजीद इनके क्या प्लान्स हैं और आजकल क्या कर रही हैं, हम क्विकली ज़रा एक रिव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चूँकि ये मस्कत ओमान में होने वाले सीनियर इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करनी जा रही हैं, तो इस हवाले से भी उनसे हम बात करते हैं। हूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा जान के। आप माशाल्लाह नेशनल चैंपियन है हमारी। सबसे पहले आप हमें अपने इस आने वाले टूर्नामेंट के बारे में बताइए। आप कहाँ जा रही हैं मस्कत में, किस टूर्नामेंट में जा रही हैं, क्या तैयारियां हैं, थोड़ा क्विकली हमें बताइए। मैं मस्कत जा रही हूँ फॉर WTT फीडर, ये सीनियर्स का इवेंट होता है। मैं फॉर साउथ एशियन तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ये सीनियर्स का इवेंट खेल रही हूँ। ठीक है, कब से खेल रही हैं आप अपनी गेम के बारे में हमें बताइए और कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस आपका, कितना अच्छा जा रहा है? आई एम गोइंग ऑन 24 मस्कत का इवेंट खेलने के लिए और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग भी अच्छी जा रही है सब। और अभी जो रिसेंटली साउथ एशियन जूनियर हुई थी श्रीलंका में, उसमें मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। ओके। तो हूर, क्या ट्रेनिंग कैसे करती हैं, कितना टाइम लगता है दिन में, पढ़ाई के साथ साथ कैसे मैनेज करती हैं, ये भी बताएं। आजकल समर वेकेशन चल रहे हैं तो पढ़ाई का इतना लोड नहीं है, बट 3 आवर्स में फिटनेस करती हूँ और 3 आवर्स में ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा, टेबल टेनिस में यूजुअली हमने देखा है चाइनीज प्लेयर्स जो होते हैं, कोरियन आई बिलीव, बहुत अच्छे हैं। आप किसको आइडियलाइज करती हैं और क्या इंटरनेशनली जब आपका कंपटीशन होगा तो आप बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए? किस सबसे टफ मैच लग रहा है आपको अपना? वैसे तो मैं टोटली तैयार हूँ मेंटली और फिजिकली, बाकी वो अल्लाह के हाथ में है कि वहाँ पे जो भी हो। और मैं जिसको आइडियलाइज करती हूँ वो वर्ल्ड नंबर 1 है, उससे मैंने मैच भी खेला हुआ है, वो बहुत अच्छी प्लेयर है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है, तो मैं उसको आइडियलाइज करती हूँ, उससे सीखती हूँ, मोटिवेशन लेती हूँ। तो आपकी फैमिली में कोई मोटिवेशन आपके लिए जिसकी वजह से आप ये खेल रही हैं? वाई टेबल टेनिस? आई मीन और भी तो गेम्स हैं, टेबल टेनिस में क्यों इंटरेस्ट है हूर का? मेरे बाबा हैं जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बाबा वाज अ क्लब लेवल प्लेयर, तो बाबा को देख के मुझे शौक हुआ कि मैंने खेलना है, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग। और बाबा ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया और अभी भी बाबा ही मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक कि पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर बाबा मुझे सपोर्ट ना करते तो आई वुडंट बी हियर। बिल्कुल ऐसा ही है, पेरेंट्स की, फैमिली की सपोर्ट बड़ी जरूरी है। अच्छा ये बताएं हूर, इससे पहले कौन कौन से इवेंट्स आप खेल चुके हैं, कहाँ कहाँ पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया है, कौन कौन से इनामात जीते हैं, इस हवाले से भी जरा बताएं।
इससे पहले मैंने मालदीव्स में खेली थी साउथ एशियन जूनियर, जिसमें मैंने एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद मैंने वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मैंने इराक में गोल्ड मेडल जीता था, और कतर में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और स्वीडन में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अभी रिसेंटली श्रीलंका में मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलें, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। जो रवामा मस्कत ओमान में आप खेलने जा रही हैं, सीनियर्स इवेंट उसके साथ हैं, लेकिन हम आपसे राब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा बात करेंगे वंस यू नो विन दिस इवेंट इंशाल्लाह। हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ, आपकी टीम के साथ। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त थोड़ा सा कम था लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि आपसे हम बात करें। सहूर नेशनल चैंपियन है टेबल टेनिस की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। आप भी अपनी बच्चियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और उन्हें करने दीजिए जो वो करते हैं, वो आपको वो देंगे जो आप चाहते हैं। हम हमेशा से ये बात करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमारा बेस्ट ऑफ वीकेंड पे चलेगा, हम ज़रा 2 दिन के लिए माजरत के साथ ऑफ करेंगे और फिर इंशाल्लाह मंडे को बशर्ते ज़िंदगी दोबारा ज्वाइन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।